नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सांगली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सभा की, जिसमें राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। सभा में क्या बयान दिए राहुल गांधी ने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज आवर। महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है और लड़ाई विचारधारा की है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे लोग चुने गए लोगों को ही फायदा पहुंचाते हैं। और क्या कुछ कहा है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। सांगली के करे गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है। एक ओर कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ भाजपा। हम सामाजिक विकास चाहते हैं, हम सबको जोड़कर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को ही फायदा मिले। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैंने लोकसभा में कहा है कि कुछ भी हो जाए जातीय जनगणना करवाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन जातीय जनगणना करवाएगा, क्योंकि हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं कि इस देश के धन का फायदा किस वर्ग को हो रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं, मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है, और आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है। और लड़ाई विचारधारा की है। जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पहले पॉलिटिक्स चलती थी, राजनीति चलती थी। आज हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा का युद्ध चल रहा है। हम सोशल प्रोग्रेस चाहते हैं, हम सबको जोड़कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा मिले। दलित रहे, पिछड़े लोग पिछड़े रहे। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जो हैं ये बीजेपी पर किस तरह से हमलावर हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि वो बीजेपी और जातीय जनगणना के संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा गठबंधन जब आएगा तो हम जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। ये उनका वादा है। यह वादा तभी निभाएंगे जब वो सरकार में आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उनके जो सत्ता के समीकरण हैं, वर्तमान जो स्थितियां हैं, हम आई बैंड के माध्यम से हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम आपको बताएं तो जो सीटों की संख्या है 288 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, और बहुमत का आंकड़ा 145 पर पार हो जाता है।
और अगर जो एनडीए के पास इस समय क्या स्थिति है, जिसकी सरकार है, ये कहा जा सकता है, वहां पर शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो कुल 201 एनडीए के पास हैं और कुल 67 जो हैं, जो विधायक हैं, जो सीटें हैं, वो महाविकास आघाड़ी के पास। आप ये देख सकते हैं कि आई बैंड में क्या चल रहा है। एनडीए कुल 201 इनके पास हैं और महाविकास आघाड़ी के पास 67 हैं। ये सीटें चल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो है वो कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे, और एनसीपी एसपी की 13 हैं। और आपको बताएं कि अन्य जो हैं, जो कि महाविकास आघाड़ी में हैं, उनकी संख्या 2 है। कुल सीटें 288, बहुमत का आंकड़ा 145 पर जाकर के पूरा होता है। एनडीए में बीजेपी 103 पर है, इसके पास 103 सीटें हैं इस समय। शिवसेना के पास 37, शिवसेना शिंदे गुट, और एनसीपी के पास 39 सीटें हैं। ये सभी एनडीए के साथ हैं। एनसीपी में भी फाड़ हुए हैं। अन्य 22 लोग हैं जो एनडीए में शामिल हैं, छोटे बड़े दल मिला करके, ये कहा जा सकता है। तो कुल संख्या इनकी 201 हो चुकी है और महाविकास आघाड़ी में कुल संख्या 67 है। तो ये है गणित, अभी जो सत्ता का गणित है। और इसमें जो है महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस है, और कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, यानी कि इस गठबंधन का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र राहुल गांधी गए थे। उन्होंने जो बातें कही, उनमें से साफ है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जातीय जनगणना कराएंगे, अगर महाराष्ट्र में सरकार आती है तो जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन सवाल यहां पर ये है कि जो जातीय जनगणना कराने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर राज्यों में कराएंगे तो जहां कांग्रेस की सरकार है राज्यों में, वहां क्या जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है? क्या करा रहे हैं राहुल गांधी, या केंद्र में आने के बाद करेंगे? ये बातें स्पष्ट करनी चाहिए कांग्रेस को। और आज जो भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे कांग्रेस के, उनसे हम ये सवाल जरूर करेंगे कि आखिर जातीय जनगणना कब कराएंगे? क्या राज्यों में सरकार बनने के बाद कराएंगे, या फिर केंद्र में सरकार बनने के? तो केंद्र में अगर जो सरकार बनने के बाद अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसके लिए तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, या फिर सरकार गिरा दें एनडीए की, तभी यह संभव है। और फिर चुनाव हो और फिर उनकी सरकार आ जाए, यह भी संभव नहीं है। तो आखिर क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमें जरूर बताएंगे। उसके बाद से तमाम और भी प्रश्न हैं कि क्या जो गठबंधन में इस समय हैं एनडीए के साथ, वो क्या गठबंधन में बने रहेंगे? क्या स्थितियां होंगी? क्या स्थिति इस समय है? क्या है राजनीतिक हलचल? इस पर भी हमारी नजर होगी। और यह भी एक सवाल है, इस सवाल का भी हम जवाब लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिंदे गुट जो शिवसेना से अलग होकर के शिवसेना बना, यानी कि शिवसेना ही हो गया वो, और उद्धव ठाकरे को एक अलग शिवसेना का गठन करना पड़ा। तो क्या जनता, जब ये शिंदे गुट भी जाएगा गठबंधन के साथ, चुनाव लड़ेगा, तो उसमें और उद्धव गुट की शिवसेना में यह देखना होगा कि आखिर जनता किसको, अब जनता की सहानुभूति किसके साथ है। यह भी देखने वाली बात होगी इस चुनाव में। इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भरत जी, सवाल यहां पर है, राहुल गांधी महाराष्ट्र में गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेरों से बीजेपी डर गई है। तो ये डर किस प्रकार का देख रहे हैं राहुल गांधी जी? भरत जी, डर दो तरह का होता है। एक राजनीतिक डर होता है और एक व्यक्तिगत डर होता है। तो दोनों तरफ से डरी हुई है बीजेपी। राजनीतिक तौर पे भी डरी हुई है बीजेपी,
और व्यक्तिगत तौर पे भी डरी हुई है बीजेपी। बीजेपी ये जानती है कि जाति जनगणना की जो बात राहुल जी कर रहे हैं, अगर ये जाति जनगणना हो गई तो मुझे राजनीतिक तौर पे नुकसान हो, तो इससे डरी हुई है। और व्यक्तिगत ये डरी हुई है कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार जा रही है, तो वो इस तरह से डरे हुए हैं कि किस तरह से सरकार बचाई जाए। और रही बात जो जाति जनगणना की, तो मुझे लगता है कुशवाहा जी की इस देश में ये लोगों को पता तो चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है, किसकी संख्या बल कितना है, उस अनुपात से उसके साथ न्याय किया जाए। तो ये कौन सा गलत बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल हैं सब सहमत हैं, और जो एनडीए के बहुत सारे ऐसे दल हैं जो ये चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आज उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, उन्हें करा देनी चाहिए, लेकिन वो डरे हुए हैं जी। और इसलिए राहुल जी बार बार कहते हैं डरो मत जी। डरो मत, यानी कि बीजेपी डरी हुई है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि जातीय जनगणना की बात तो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और गठबंधन के अन्य घटक दल भी इस बात को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए डर का माहौल पैदा हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी डरी हुई है। सवाल यहां पर यह है कि राहुल, ये जो चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस समय ये बातें, संविधान की बातें, जातीय जनगणना की बातें ये हो रही थी, तो बात समझ में आ रहा था। अगर राज्यों की चुनाव में भी जातीय जनगणना की बात अगर कर रहे हैं, तो हमें स्पष्ट आपको यह करना होगा कि क्या राज्य में सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना राज्य सरकार कराएगी? क्या राज्य सरकार की बात की जा रही है कि अगर जो केंद्र में सरकार नहीं बनी तो राज्य सरकार जातीय जनगणना कराएगी? देखिए, राज्य में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हम जो है प्रोसीजर एक तरह से शुरू हो गया है जाति जनगणना का। और महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार आती है महाविकास आघाड़ी की, तो हम सभी तीनों पार्टी जो है इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे, लेकिन एक तकलीफ, एक दांव पे ऐसा कुछ है कि आखिर इसको पास कराने के लिए तो जाना पड़ेगा हमको लोकसभा में। जी बिल्कुल। तो वहां पे जो है हमारी स्थिति जो है वो बिल पास कराने की नहीं है। तो ठीक है ना, तो ये बातें जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब यहां पर उठाए जाने चाहिए। महाराष्ट्र में भी लोकल मुद्दे होंगे, राज्य स्तर के मुद्दे होंगे, तो इस बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? चूंकि वहां पर एनडीए की सरकार है, तो विपक्ष में कांग्रेस और गठबंधन है, तो इस बात को उठाना चाहिए वहां पर। अन्य क्या मुद्दे हैं महाराष्ट्र में? लोकल मुद्दे कोई उठा नहीं रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? जी बताइए, तो वही आप भी जरा अपडेट हो जाइए, आप भी अपडेट हो जाइए जी। ऐसा कोई विषय नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है, 300 करोड़ का भ्रष्टाचार उसके अंदर। हमने जोर शोर से इसको उठाया, जूते मारो आंदोलन किया, और ये सतत रूप से आगे भी जो है शुरू है। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, आप बदलापुर का जो घटना हो तो आप पता ही होगा आपको, किस तरह से जो है हमने उसको उठाया है। किस तरह से कल्याण में एक मुस्लिम व्यक्ति को जो है वो सख्त के दायरे में कि गौ मांस लेके जा रहा है, उसलिए मारा जाता है उसे। तो ये सारे मुद्दे जो है ये भी उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है, ये भी हम उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मुंबई में देखिए, पिछले 1 महीने से जो है न्याय यात्रा शुरू है, पद यात्रा शुरू है। हमारे जो है वर्षा गायकवाड़ जो अध्यक्ष है मुंबई की, उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। आज उसका समापन समारोह है। 1 महीने से हम यहाँ पे जो है 36 विधानसभा है, 227 वार्ड है, और हर वार्ड में जो है हमारी जो है न्याय यात्रा शुरू है कि मुंबईकरों के साथ अन्याय न हो, न्याय हो। जिस तरह से सारे प्रोजेक्टों को उठा के गुजरात में
भेजा जा रहा है वो गुजरात में ना भेजा जाए। महाराष्ट्र का अगर प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में रहे, मुंबई का प्रोजेक्ट है तो मुंबई में रहे, उसे गुजरात में ले जाने की क्या जरूरत है। चलिए, तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। एक एक मुद्दे को जो है हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और यही इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद जब चुनाव आएगा तो 288 में से 200 से ज्यादा सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी हमारी जो है वो यूती जीतेगी। जी, एक सवाल और है। अब जातीय जनगणना की आप बात कर ही रहे हैं, तो जातीय जनगणना से में एक बात और राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि जो धन की स्थिति है वो पता चल जाएगा कि किसको ज्यादा धन का लाभ मिल रहा है। ये किस तरह से पता चलेगा, जरा इसे हमें समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब जाति जनगणना होगी तो ये पता चलेगा कितने एससी है, ओबीसी है, एसटी है, ये तो होगा। उसके साथ में ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं, कितने जमीनें हैं, कितने पैसे हैं, ये सारा चीज तो पता चलेगा ना कि भाई इस देश में कितने उद्योगपति हैं, कितने खरबपति हैं, कितने अरबपति हैं, कितने जो है करोड़पति हैं, कितने लखपति हैं, और इनके ऊपर किसका आशीर्वाद है। ये पैसा तो सिर्फ इनके पास ही रहना चाहिए क्या? चलिए, ये तो अभी भी हो सकता है, जैसे कि हर गांव का एक रजिस्टर बना होता है, हर पंचायत सेक्रेटरी के पास होता है, उसे आर्थिक रजिस्टर नाम दिया जाता है, हर ग्राम सभा का होता है, हर पंचायत स्तर पर होता है, हर नगर पंचायत स्तर पर होता है। तो ये उसमें ये सारे जो आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में ये सब कंक्लूड किया जाएगा, ये सारे हर परिवार का डाटा वहां पर फीड होता है, उसे आर्थिक रजिस्टर कहा जाता है। हर ग्राम विकास अधिकारी के पास ये रजिस्टर होता है, गांव स्तर तक। तो आप तो वहां से भी इसे उठा करके काम कर सकते हैं, कोई मुद्दा उठा सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। पहले तो जाति जनगणना जो हो रहा है वो ये उद्योगपति वाला विषय अपनी जगह पे है, और जाति जनगणना का विषय अपनी जगह पे है। जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपकी जाति कुशवाहा जाति अगर ज्यादा है तो उसकी हिस्सेदारी भी तो उतनी होनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए कि नहीं उसका फायदा। उसका फायदा अगर भरत सिंह को अगर मिल रहा है तो आपके साथ नाइंसाफी है। मेहनत करें आप और फल मैं खाऊं तो ये ठीक नहीं है ना। तो जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि इस देश में आर्थिक के साथ में जाति समीकरण क्या है, कौन सी जाति कितनी है, उनको हम क्या दे रहे हैं। आर्थिक नहीं, जब हम आर्थिक रूप से अगर जो हम कुशवाहा हैं तो आर्थिक रूप से अगर जो मजबूत हैं और सिंह साहब आप हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो मदद तो आपको मिलनी चाहिए, हमें तो मदद मिलनी नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप दोनों एक मिक्स कर रहे हैं, उसको अलग करिए, पहले डिवाइड करिए। हाँ, तो आप समझाइए। जाति जनगणना की बात करो, मैं जाति की बात किया। फिर उसके बाद अगर मैं आता हूं, अगर मैं बोलता हूं कुशवाहा जी के पास 1 करोड़ रुपया है और भरत सिंह के पास भी 5 लाख रुपया है, लेकिन कुशवाहा जी ने मेहनत करके बिजनेस किया है, मेहनत किया है, अगर वो एकदम लीगल है तो ठीक है, आपके पास होना चाहिए। आप टैक्स भरते हैं, कर भरते हैं, ठीक है, तो होना चाहिए। लेकिन अगर वो एक तरफा पैसा कहां से आया है, ये सोर्सेस पता चलना चाहिए ना। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है, सब कुछ आपके पास ही आ जाता है, पूरे देश की संपत्ति आपको दे दी जाती है, सिर्फ आप ही जो है पूरे गुणवान है इस देश में, और किसी के पास जो है कला नहीं है, किसी के पास गुण नहीं है, तो सवाल ये उठ रहा है ना कि देश में कि आखिर आपके पास ही सब कुछ क्यों। तो वो डिवाइड होगा ना कि वो नहीं, वो सबके पास जाएगा, वो यादव के पास जाएगा, वो तो आर्थिक के पास जाएगा, वो सिंह के पास जाएगा। आर्थिक गणना, वो तो आर्थिक गणना से स्पष्ट हो जाएगा ना सर, वो तो आर्थिक गणना से स्पष्ट होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज मैंने फिर कहा ना कि ये दोनों चीज आपने मिक्स किया, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। पहले तो जाति जनगणना होगी, जातियों की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है देश में, वो पता चलेगा। उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है, उसकी भागीदारी भी होगी। फिर उसके बाद में फिर आर्थिक जो सर्वेक्षण वो भी होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण में जो कमजोर पाया जाता है तो उसे किस तरह से मजबूत किया जाए। जो हमारी सरकार आएगी तो उन्हें किस तरह से मजबूत करेगी, ये इस पे विचार किया जाएगा, इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान दिख रहे हैं, प्रदीप भटनागर जी हैं शायद। जी, विवेक श्रीवास्तव जी। जी विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी, थोड़ी देर बाद हम आएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, अभी बात ये हो रही थी बड़ी देर से भरत सिंह जी से हमारी चर्चाएं चल रही थी, आप थोड़ी देर बाद जुड़े। उसमें इन्होंने जातीय जनगणना के फायदे गिनाए हैं और जातीय जनगणना की बात की है, और किस तरह से जो किसको ज्यादा फायदा मिल रहा है और किसको कम फायदा मिल रहा है, ये स्पष्ट करने की बात इससे भरत सिंह जी कह रहे हैं। अगर इससे लाभ है तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी भी हर मंच से इस बात को कह रहे हैं। जी विवेक जी। देखिए देवेंद्र जी, राहुल गांधी के द्वारा जो ये मांग उठाई जा रही, उनका लक्ष्य किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का नहीं है। वो केवल बहुसंख्यक समाज में विभाजन की रेखा खींच रहा था। उनको लगता किसी तरीके से बहुसंख्यक समाज में विभाजन हो, कुछ वर्ग उनके साथ जुड़े जिसको वो चुनाव में प्रयोग करके अपनी ताकत बढ़ाता। और जहां तक राजनीतिक विश्लेषक मौलिक का पक्ष है, उन्होंने उसके फायदे तो गिनाए हैं, उसके जो आगे साइड इफेक्ट होंगे उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो जाति संख्या में कम होगी उसका क्या करेंगे? क्या उसको टारगेट करके योजनाएं नहीं बनेंगी? क्या योजनाओं को लाभ से उसको वंचित करेंगे? ये बात तो बेमानी हो जाती, जिसकी उतनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये चीज कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन संविधान के सामने जब आप इसको लेके खड़े होंगे ये चीज कहीं टिकेगी नहीं। जो भारत का संविधान है सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है और किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। किसी जाति के आधार पर आप कोई भेदभावपूर्ण योजना बना नहीं सकते। अब आप बार बार कहते साहब जातिगत जनगणना करा देंगे। ओबीसी में बहुत सी जातियां हैं, इसी तरह SC ST में भी बहुत सी जातियां हैं। आमतौर पर देखा ही जाता है कि कुछ जात विशेष ओबीसी के आरक्षण का लाभ पा जाते हैं, बाकी जातियां देख रही तमाशा। यही SC ST में भी हाल है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे का सिस्टम पास किया, इन्हीं जातियों के अंदर से इसके विरोध तो सर शुरू हो गए। विषय तो सरकार तो कहे ही नहीं अभी ये। अभी तो आप देखते जाइए कि इसमें अंदर से क्या विरोध आता है। जो लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं केवल समाज को बिखेरना चाहते हैं। 2011 में उनकी सरकार से उन्होंने जाति जनगणना कराई। 2014 मई में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब तक उस रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी? इसके पहले सिद्धारमैया जी कर्नाटक में करा चुके हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक की। क्या दिक्कत है? तो ये समाज में इससे विभाजनकारी रेखाएं खींचेंगी जी। इस जातगत विद्वेष से देश ऊपर आ चुका है। आपको याद होगा देवेंद्र जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब वीपी सिंह जी ने लागू की थी, पूरा भारत जल उठा था। समाज में जो खाइयां खिंची थी, धीरे 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 वो खाइयां फटते हुए आज भारत उससे बहुत आगे आ चुका। लोग फिर वही रेखाएं खींचना चाहते हैं। फैसला सरकार को लेना है।
सरकार सारे गुरुदोषों पर विचार करके फैसला करेगी। चलिए ठीक है जी, फैसला सरकार को लेना है, सारे गुड़दोष पर विचार करके सरकार फैसला करेगी। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ये बांटने की राजनीति है, जातीय जनगणना, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि जब योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिलना चाहिए, और किस तरह से मिलना चाहिए, जब जातिगत आंकड़े कलेक्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ उसके आर्थिक आंकड़े कलेक्ट हो जाएंगे तो ये सब वितरित करना आसान हो जाएगा। जबकि बीजेपी का कहना है ये तो बांटने वाली राजनीति है, इससे देश ऊपर उठ चुका है, ये फिर पीछे ले जाना चाहते हैं देश को। जी देखिए देवेंद्र जी, मैं दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहना चाहूंगा कि अगर बीजेपी राष्ट्रवाद में बात करती है कुछ तो वो धार्मिक हो जाता है, अगर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो वो धार्मिक नहीं है। अंग्रेजों ने ये जातिगत जनगणना शुरू करी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे बंद करा दिया। 55 साल कांग्रेस शासन में रही, तब से कभी भी जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। और मैं तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 गुजरात मॉडल लेके आए थे देश की कांग्रेस के लिए, ऐसे ही कांग्रेस जातिगत जनगणना कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में करा के और वहां उसमें लोगों का लाभ देके एक मॉडल लेके आए देश के सामने कि देखिए ये हमारे विकास का मॉडल है जातिगत जनगणना के बाद, और ये हम पूरे देश में लेके जाएंगे। हमें देश की सरकार में आने का मौका दिया जाए क्योंकि ये करा नहीं रहे, तब तो वो सही होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहते हो कि पहले जनगणना होगी उसके बाद चीजें तय होंगी, तो क्या आयाम है, क्या साधन है, कैसे तय होगा, आप हम कौन नहीं जानता। राजस्थान में किस विशेष जाति को बेनिफिट सारे मिलते हैं, हरियाणा में किस एक विशेष जाति को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में किस एक विशेष जाति को मिलते हैं। तो जब इनके सब कास्ट का इवैल्यूएशन होगा तो वो लोग टीचर टीम करेंगे, तो ये कास्ट जो होंगी ये कास्ट आपस में द्वंद करेंगी और फिर सरकार के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि साधन तो सीमित है। बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी को आवास देने से पहले ये पूछा जाता है कि वो किस जाति का है? क्या शौचालय बनाने के पैसे देते वक्त ये पूछा गया कि वो किस जाति का है? क्या मैं और आप कोई रोजगार के लिए लोन अप्लाई करेंगे और वो जाति के आधार पर सैंक्शन होगा? क्या मेरा बैंक अकाउंट जाति के आधार पर खुलेगा? नहीं खुलेगा ना, तो फिर मैं कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अब अगर मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहूंगा तो कौन मुझे बढ़ाएगा? सरकार की सारी योजनाओं का लाभ बिना किसी जातिगत भेदभाव के मिलता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो। तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि उन लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, अगर समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जहाँ तक लाभ नहीं मिल रहा, तो इन सरकारों ने जो अब सत्ता में है या पहले थी, उन जातियों के लिए क्या करा कि वो आगे बढ़े। अगर सरकार ये कहती है कि सब बच्चों को पढ़ने आना चाहिए, शिक्षा का संपूर्ण आयाम मिलना चाहिए, तो क्या स्कूल में एडमिशन ये देख के होता है कि इस जाति का है तभी से पढ़ाई दी जाएगी? नहीं होता। लेकिन अगर कोई उसे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं भेजेगा तो उसका विकास कैसे होगा? कल को वो नौकरियां कैसे, अगर वो अप्लाई ही नहीं करेगा तो उस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है कि सारे बच्चों को मिड डे मील मिले, सबको शिक्षा मिले, सब युवा रोजगार मिले, चाहे वो किसी भी जाति के हो, काम करने का हक और पूरा मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर सरकार इस बात पे कहीं पे भेदभाव कर रही है तो विपक्ष को ये आवाज जरूर उठानी चाहिए कि यहाँ पे ये भेदभाव हो रहा है। लेकिन अगर वो भेदभाव नहीं हो रहा है तो देश को आगे बढ़ने से रोकने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। आपने चुनाव में कहा हम इतने फ्रीबीज देंगे, आप चुनाव भी हार गए और आज आप देखिए हिमाचल प्रदेश बैंकरप्ट हुआ है उन फ्रीबीज की वजह से। इसमें किसी जाति की जिम्मेदारी है क्या? हिमाचल प्रदेश इस स्थिति में है नहीं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या कर्नाटक में जातिगत जो रखी है उससे वहां की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो कर लेनी चाहिए। बिहार की भी जब हुई थी तो पब्लिश होने से क्यों रोका इंडिया गठबंधन की सरकार ने? सिर्फ इसी वजह से कि ये सिर्फ चुनाव में सिर्फ आना चाहते हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय आता है, इलेक्शन के बाद इसे भूल जाते हैं। आज महाराष्ट्र के में तो वहां याद आ रहा है, जब कर्नाटक में चुनाव होंगे, हिमाचल में चुनाव होंगे, तो क्या कांग्रेस इसी तरीके से वहां ये मुद्दा उठाएगी?
वहाँ ये किसकी जिम्मेदारी में डालेगी? ये कहे कि इससे वो इससे नहीं बच पाएंगे, जब केंद्र में सरकार आएगी तब होगा। तब तो आप 29 तक कहीं आते नहीं दिख रहे हो, तो फिर आज इस मुद्दे का क्यों जिक्र कर रहे हो? 29 में जिक्र करिएगा जब फिर से लोकसभा का चुनाव हो। आप देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हो क्या? आपको ये लग रहा है कि इस विषय से देश में अस्थिरता होगी? ये देश के लिए एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। आज देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मुझे लगता है 29 के चुनाव से पहले भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये एक अचीवमेंट है। तो जनता को भी इस बहकावे में ना आके अपना हित सोचते हुए सरकार की नीतियों से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए क्या उनके लिए फायदेमंद है। राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ वो देखेंगी जो उनके लिए फायदेमंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भरत सिंह जी, सवाल तो वाजिब सा है। मनीष अग्रवाल जी ने ये बातें कही हैं कि मनीष अग्रवाल जी ने साफ साफ कहा है कि कर्नाटक और हिमाचल में आपकी सरकार है, वहीं जनगणना करा लीजिए, एक नज़ीर पेश कीजिए। जैसे गुजरात मॉडल लेकर के मोदी जी आए 2014 में कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल प्रस्तुत करेंगे और उसके अनुसार विकास करेंगे। तो आप इन 2 राज्यों में एक मॉडल प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद से सभी लोग। जी विवेक जी, आ रहे हैं हम आपके पास, एक जवाब ले लें। हाँ आ रहे हैं आप ही के पास। जनगणना जी केंद्र का सब्जेक्ट है। अरे ठीक है, करा ही नहीं सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। कुशवाहा जी मैंने फिर कहा कि विवेक जी भी इस बात से सहमत है और मैंने पहले ही कहा था कि जातीय जनगणना केंद्रीय जो केंद्र होता है सरकार, केंद्र की सरकार होती है, वो जब तक नहीं चाहेगी नहीं होगा। हम लाख कोशिश कर, मैंने लेकिन अभी आपने इससे पहले कहा था कि ये प्रोसेस शुरू है, ये प्रोसेस हम शुरू। हमारा कर्नाटक का जी ये तो सही जी, हमने तो पहले ही कहा ना, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, जहाँ हमारी सरकारें हैं वहां पे हमने करा के रखा हुआ है। एक तरह से जब वो केंद्र में जाएगा, पहला तो लास्ट में वहीं पे जाना है, फिर वो पास कैसे होगा? अभी विवेक जी कहते कि हम तैयार हैं जातीय जनगणना कराने के लिए। विवेक जी, गणना तो हुआ है। अभी आपने ये भी कहा कि सिद्धरामैया जी ने ये कुछ जनगणना कराया, सार्वजनिक नहीं किया, तो आपके पास आएगा। सरकार ने कराया था जी, ठीक है। सिद्धरामैया जी इसके पहले के मुख्यमंत्री तब कराए थे। सर आप ये बताइए हमें। हमने तो, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने कराया है, लेकिन पास तो आखिर केंद्र में ही होना है ना, उसे जो है संसद में ही जाना है ना बिल को। अब एक नजीर पास करने के लिए आप कैसे होगा ये बताइए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं क्या? जी अब बताइए, बताइए विवेक जी, बताइए तैयार हैं आप? नहीं देवेंद्र जी, मैंने स्पष्ट कहा कि 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कराया था। 12, 13, 14 मई तक उसको आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? क्या मजबूरी थी? पूरे देश का, विवेक जी आपको बता दूं कि पूरे देश का नहीं हो पाया था। जब पूरे देश का हो जाता तो एक साथ में सार्वजनिक हो जाता था। हमारी सरकार चली गई, आपकी सरकार आ गई, तो हम तो तब से मांग कर रहे हैं कि इसको आप जाहिर करिए, उजागर करिए। आपके पास डाटा है ना, आप उसको जो है उजागर करिए ना। 2011 में जनगणना शुरू हुई, 12 रही सरकार, 13 रही सरकार, 14 मई में गई है। मैं ये कह रहा हूँ उसी जनगणना को जो हमने कराया था उसको आप जो है बात में कोई दम नहीं देवेंद्र जी। चलिए मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 8 साल तक राज किए। नहीं ये बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नहीं आप लोगों की जो बातें हैं उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हमारा दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। मनीष जी आप अपनी बात रखिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। जब ये केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में है तो महाराष्ट्र में इसका जिक्र क्यों हो रहा है? उनसे इसका वेट करिए ना, लोकसभा के चुनाव का मुद्दा बनाइएगा जब आप इसे करा ही नहीं सकते। जी मैं शुरू में ही ये बात कह चुका हूँ जी। और जोड़ना चाहता हूँ दूसरी चीज मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जो 2011 में जनगणना आई थी, बीजेपी ने 14-15 में उस जनगणना में जो ऑब्जेक्शन थे वो सारी राज्य सरकारों को रेक्टिफाई होने के लिए भेजे थे। इंडिया गठबंधन की किसी भी सरकार ने उन सारे ऑब्जेक्शन को अभी तक रेक्टिफाई करके नहीं भेजा है पिछले 10 सालों में। तो जब आप अपने पेपर वर्क पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो केंद्र सरकार पे दबाव कैसे बनाएंगे? सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है। जब किसी को राजनीति में कुछ नहीं दिख रहा
तो ये डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करी जा रही है। जब ये राज्य सरकार का मुद्दा है तो राज्य सरकार के चुनावों में इसको उठा के जनता को क्या बताना चाह रहे हैं जी। कि आप हमें आज इसके लिए वोट दे दो, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, फिर हमें 29 में फिर वोट देना, फिर हम 29 में जीत के कराएंगे और 25 से 29 तक ऐसे ही चलाएंगे आप। जी, जवाब दीजिए भरत सिंह जी। भरत सिंह जी आप जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात है कि मुझे इनकी बात कुछ सुनाई नहीं दे रही क्योंकि आपका साउंड जो है वो सही नहीं आ रहा है जी। तो आप जरा दोहरा दीजिए, इनका प्रश्न क्या था? जी, प्रश्न वही था कि अगर जो ये केंद्र का सब्जेक्ट है तो राज्य सरकार की जो राज्य विधानसभा की चुनाव में इसे क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? सबसे क्यों बनाए भाई? नहीं, क्यों मुद्दा ना बनाया जाए ये बताइए। हर विधानसभा हो या हर राज्य की बात हो, आखिर तो हर जगह जो है जाति भिन्न जाति है, उनको जागरूक तो करना पड़ेगा। उनकी बातें तो उनके तक पहुंचानी पड़ेगी। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का तो यही काम होता है ना। नहीं तो इस तरह से तो भ्रम में आ जाएंगे ना। इस तरह से तो जो जनता है वो भ्रम में आ जाएगी कि हाँ ये विधानसभा का चुनाव है। नहीं, विधानसभा का चुनाव है। नहीं, विधानसभा का चुनाव है और इनको जिता दीजिए, जातीय जनगणना कराएंगे और फिर आप लोग नहीं करा पाएंगे। चलिए मैं आपके इस प्रश्न का भी जवाब देता हूं। भ्रम ही तो फैला रहे हो। विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में अभी 2 महीने के बाद है, अब ये कह रहे हैं। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव हुआ है पहले दिन से राहुल जी जो है संसद से लेकर सड़क तक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अभी नहीं, 2014 से लेकर अभी तक जाति जनगणना की हम बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए हमने जो है जाति जनगणना की बात की है या हरियाणा चुनाव को देखते हुए हमने जाति जनगणना की बात की है। भाजपा भाग रही है और विवेक जी ने कहा ना कि भाई क्या जरूरत है, जब देश में कुछ लोग पावरफुल है, चला रहे हैं तो चलाने दीजिए। यही तो हम नहीं चाहते हैं ना कि कुछ लोगों के पास जो है पूरे देश का धन हो, पूरे देश की ताकत कुछ लोगों के पास हो। ये हम नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते तो हैं आर्थिक गणना कराइए ना, आर्थिक गणना कराइए, आर्थिक गणना कराइए और कराने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये कराने की भी जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, जातीय जनगणना भी होनी चाहिए कुशवाहा जी। नहीं, ठीक है, जातीय जनगणना जब होनी चाहिए, जब आपकी सरकार आएगी और लोकसभा का चुनाव होगा तो मुद्दा उठाइएगा, ठीक है। लेकिन आर्थिक जनगणना तो हो चुकी है। आप कराने के लिए तैयार है क्या? नहीं, हिमाचल में आपकी सरकार है भरत जी, हिमाचल में आपकी सरकार है। हिमाचल में आ रहे हैं विवेक जी, हिमाचल में आपकी सरकार है। वहां आप पता कीजिए, हर ग्राम पंचायत पे एक आर्थिक रजिस्टर बना होगा, एक परिवार रजिस्टर भी बना होता है। कहां कितने साल के कितने बच्चे कब जन्म लिए, पंचायत सचिव उनका प्रमाण पत्र बनाता है। कहां किसके घर कितने दोपहिया वाहन हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने कार हैं, कितने पंपिंग सेट हैं, ये सारे चीज आर्थिक रजिस्टर में इंक्लूड हैं। कौन नौकरी पेशा है, कौन कृषि पे आधारित है, कौन व्यापार करता है, ये सारे चीज आर्थिक रजिस्टर में है। एक ग्राम स्तर की मैं बात कर रहा हूं। हिमाचल में है ना सर? नहीं सर, हिमाचल आप लोग मैं आपको जवाब दे दूं। जी, अभी पूरा ही नहीं हुआ ना मेरा सवाल। इस देश में ऐसे भी किसान हैं जो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं लेकिन रजिस्टर में किसान लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में किसान लिखा हुआ है, किसानी करते हैं जबकि वो कभी गए ही नहीं है। तो क्या ये इस रजिस्टर को आप मानते हैं? इस रजिस्टर को मानते हैं कि एक स्कूटर लिखा हुआ है लेकिन 4 मर्सिडीज उनके पास है? ये आप इसको मानते हैं? सर, इसीलिए तो क्या जरूरी है ये क्या कि अगर जो जनगणना होगी तो उसमें सही चीजें इंक्लूड की जाएंगी? बात तो यहां पर है कि नहीं, हम हिमाचल की बात करें। नहीं सर, भरत जी होनी चाहिए। हाँ भरत जी, हिमाचल में आपकी सरकार है, आप वहां ये कीजिए कि ये दुरुस्तीकरण करा दीजिए, ये दुरुस्तीकरण कराइए हिमाचल प्रदेश। एक नजीर पेश कीजिए जैसा कि मनीष जी ने कहा है। कुशवाहा जी, समाज के लिए जो भी बेहतर होगा, अगर आपका ये सुझाव है तो इस पे भी हम जो है गौर करेंगे जी। और देखेंगे कि इस पे भी काम होना चाहिए। हम लोग तो ये चाहते हैं, हम तो भाजपा को भी कहते हैं कि आइए बैठिए, जाति जनगणना पे बात करते हैं।
उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारे, उनकी भौगोलिक स्थिति भी सुधारे, हर तरह से देश की जनता को सुधारने का काम तो हमें ही करना है ना। उन्होंने चुन के हमें भेजा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नजीर पेश कीजिए। विवेक जी हम आएंगे। मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी बस 2 लाइनें। अब संविधान खराब नहीं है, अब बेरोजगारी नहीं है, अब जातिगत जनगणना होगी, 29 में सरकार बनेगी, 34 तक डेटा आएगा, तब देश का विकास होगा। कैसे देश की तरफ ले जा रही है। आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, अब संविधान अच्छा हो गया क्योंकि उन दोनों मुद्दों से चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो आपको देश चलाना है या 10 साल बाद का देश चलाना है। कांग्रेस किस तरफ देश को ले जाना चाह रही है। बेरोजगारी कल का मुद्दा है। जातिगत जनगणना अगर आज शुरू भी होगी तो भी अगले 5 साल तक नहीं हो पाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोसेस थोड़ी है। तो आप जब राज्यों के चुनाव में जा रहे हो तो आप उनके विकास की बात करोगे या उन्हें 20 साल की योजना बताओगे कि ये जनगणना होगी। तब तक कितने लोग तो सिस्टम में चेंज हो चुके होंगे। किसी को मुद्दों से भटकाने का उद्देश्य किसी को कुछ नहीं कराना। आज क्या महाराष्ट्र में बेरोजगारी नहीं है, आज क्या संविधान के संवेदनाएं नहीं बची है। चलिए विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए देवेंद्र जी, भारत जी बहुत बारीकी से झूठ बोल के निकल गए। नहीं उन्होंने झूठ नहीं बोला, ये बात एक्सेप्ट उन्होंने किया है कि अगर जो ये बात सुझाव है तो जरूर इसे रखेंगे पटल पे। जी मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो रह रहे यूपी में किसान बने घूम रहे हैं, परिवार राष्ट्र उनका भी नाम है। बहुत विनम्रता से बता रहा हूँ, कहीं खेत खरीद लेने से किसी का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हो जाता। परिवार रजिस्टर एडीओ पंचायत डील करता है। खेत खरीदना, खतौनी में नाम चढ़ना और मौके पे कब्जा होना एक खतरे से प्रमाणित होता है। जी वो लेखपाल देखता जब तक वहां पर आवास बना के रहेंगे नहीं, वोटर कार्ड आपका बनेगा नहीं, जिला पंचायत में आप मतदाता बनेंगे नहीं, तब तक एडीओ पंचायत आपको कंसीडर नहीं करता। तब आपका कहीं जाके परिवार रजिस्टर में नाम आता। ये सब भ्रामक बातें नहीं। जी बिल्कुल भ्रामक बातें नहीं होनी चाहिए। बातें तो और भी बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि यह समय यह है कि कौन नेता क्या कह रहा है, बड़ा सोच समझकर और अपने तर्कों की कसौटी पर कसने की जरूरत है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए। वास्तव में जातीय जनगणना की जहां तक बात कर रही है कांग्रेस, ये कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आपको बता दें कि आर्थिक गणना इस देश में बहुत पहले से हो रहा है। हाँ उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, उसकी सुधार करने की आवश्यकता है और कांग्रेस से अनुरोध है कि जहां आपकी सरकारें हैं पहले वहां इस त्रुटियों को दूर करके और आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर के नजीर पेश कीजिए, तब जाकर के आपकी बातों पर कुछ दम दिखेगा। नहीं तो जाति के आधार पर जनगणना कराकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।